क्लास 12th, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 टू 90, यानी इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक के। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, वो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान कर चुके हैं, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना कर चुके हैं। इसके लक्ष्य यानी इसके जो गोल्स हैं वो हम देख चुके हैं। देन उसके बाद में जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था वो पूरा हम देख चुके हैं। उसमें हरित क्रांति या मतलब जिसको इंग्लिश में द ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है वो हम कर चुके हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख चुके हैं। आज के सेशन में हम करेंगे उद्योग और व्यापार यानी इंडस्ट्री एंड ट्रेड। मैं आपको बताऊं कि ये जो चैप्टर है ना, पूरा ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं बीच बीच में आपको बता ही रही हूँ कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पहली चीज़ ये तो बात हो गई कि हमने कल वाले सेशन में इस चैप्टर में से क्या क्या किया हुआ है। मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा बोलते हैं कि दीदी या मैम वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो जबकि डेली वीडियोस आ रही है, मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी दिन वीडियोस ना आए। तो मैंने अपना एनालिटिक्स चेक किया, मैंने वहाँ पे देखा केवल 21% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है। तो प्लीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि वीडियोस डेली आती हैं, बट अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा वीडियोस, मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ दिन के लिए कहीं बाहर थी, स्टूडियो से बाहर थी, तो मैं वीडियोस इतनी नहीं दे पा रही थी। बट अभी आपको डेली 1 से 2 वीडियोस डेली मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिले। लाइव क्लासेस के लिए बहुत सारे बच्चे मुझे अभी भी कमेंट कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साथ लाइव क्लासेस, उनको पता है कि वीक में 2 दिन यानी एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे को लाइव क्लास आती है दोपहर में 2 बजे। बट अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि लाइव क्लासेस नहीं आ रही है मैम, दीदी लाइव क्लास लेना शुरू करो या मैम लाइव क्लास लेना स्टार्ट करो। तो प्लीज़ आप लोग उन तक, अपने फ्रेंड्स तक ये बात अगर आप पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। अदरवाइज आप भी बोलो सबको, मैं भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे है जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है उद्योग और व्यापार यानी इंडस्ट्री और ट्रेड। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि एक मेरे पास एक और कमेंट आया था, मुझे याद है अभी, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको बताऊं, अभी आप इस बारे में मत सोचिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर था वहाँ तो मैंने आपको एक एक बताया था कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड चैप्टर, पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनकर भी आएंगे तो वो स्पेसिफिक आपको जैसे हरित क्रांति के बारे में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, या जैसे अगर जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं उद्योग और व्यापार, तो स्पेसिफिक इसी टॉपिक पर क्वेश्चन बनकर आएगा, तो आपको उसमें यही लिखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब जबकि हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो देश है वो आज़ाद हो चुका है, क्योंकि ये हम 1950 से लेके 1990 तक की बात कर रहे हैं। तो आज़ादी के बाद की बात अगर की जा रही है, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद की बात अगर हम कर रहे हैं, तो आप देखो अब जो हमारे अर्थशास्त्री थे, जो हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो रिसर्च की उनसे उनको पता चला कि कोई भी राष्ट्र, मतलब अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें, वो तभी ये सब हम क्यों कर रहे हैं, खुद को डेवलप करने के लिए ना, क्योंकि हम जो थे वो अब तक क्या है, ब्रिटिश शासन से अभी अभी बाहर आए हैं। अब हमारा जो कर्ता धर्ता है वो हम खुद हैं, हमें अपनी इकोनॉमी सुधारनी थी। तो इकोनॉमिस्ट ने ये पाया कि अगर किसी भी राष्ट्र को प्रगति करनी है, अगर किसी भी कंट्री को डेवलपमेंट करना है, अपनी स्थिति में सुधार करना है, तो वो कब हो सकता है, जब वहाँ अच्छे औद्योगिक का मतलब होता है इंडस्ट्रियल क्षेत्र होंगे। मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है ये, उद्योग रोजगार उपलब्ध होंगे तथा कृषि में रोजगार का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट की अपेक्षा अधिक स्थायी या अधिक स्टेबल होंगे। देखो मैं आपको ये थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगी ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक से ऊपर तक की बात करें तो हमने देखा कि हमारा जो भारतवर्ष था उस समय 75% पॉपुलेशन इस तरीके की थी जो कृषि पर आधारित थी। यही पढ़ा हमने अभी तक। बट अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं
कि अगर हम कृषि तक ही, यानी अगर हम एग्रीकल्चर तक ही उसी पे डिपेंड रहेंगे पूरे तरीके से, तो हम कभी भी उतनी ग्रोथ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उद्योग करने पड़ेंगे, हमें व्यापार करना पड़ेगा, मतलब हमें ट्रेड करना पड़ेगा और हमें इंडस्ट्रियाज अपने यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। तो वो बस यही कि है ना, हमको ये चीज़ धीरे धीरे करके समझ में आने लगी थी उस टाइम पर कि हमें अपने यहाँ पर, अगर हम अपनी इकोनॉमी में सुधार लाना चाहते हैं तो हमें हमारे यहाँ उद्योग लगाने पड़ेंगे और हमें व्यापार करना पड़ेगा। क्योंकि कृषि में क्या होता है, आप जानते हैं कि कृषि में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं हो रही थी, सबके अपने अपने छोटी छोटी जगह थी और वो वहाँ पे खुद ही कृषि कर रहे थे, तो उनमें इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा था। और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो कभी भी मतलब इकोनॉमी में सुधार तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो और हम लास्ट वाले चैप्टर में, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ पर केवल सूती वस्त्र या फिर जो कपास होता है, इस सब का हम सिर्फ यहीं तक सीमित होकर रह गए थे। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, जो फर्स्ट चैप्टर था कि स्वतंत्रता के समय पर या उसके थोड़े समय बाद तक, जब हम मतलब इंडिपेंडेंस मिला, जब हमें फ्रीडम मिला, तो हम केवल यहीं तक सीमित रह गए थे कि हमारे यहाँ जो हैंडी वो था, क्या बोलते हैं, सूती वस्त्र थे या फिर कपास था, हम इनका बिजनेस कर रहे थे, नील का कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या था, हम ये समझ चुके थे कि यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता है जिसमें विविध प्रकार के उद्योग, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, अलग अलग उद्योग करेंगे, तो हमें हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ये तय बात है कि हमारी जो कंडीशन थी इकोनॉमी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो अपने आप सुधर जाएगी। उसके बाद एक औद्योगिक नीति 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्या था ये देखते हैं। ये एक प्रस्ताव था जिसमें कि अब क्योंकि हम अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे पास में बिजनेस से मतलब इंडस्ट्री में लगाने के लिए पैसा नहीं था, हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं थे। तो लेकिन हमें ये समझ में आ रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था, जो सबसे बड़ा प्रश्न था, वो ये था कि सरकार या फिर या तो मतलब पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर को की भूमिका कैसी होनी चाहिए, मतलब सरकार कितना इन्वॉल्वमेंट करे इंडस्ट्रीज में, या अगर प्राइवेट सेक्टर्स हैं तो वो कैसे आने चाहिए, उन पे कैसे काम होना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन अगर कोई अपना पर्सनल बिजनेस करना चाहता है या अपनी पर्सनल इंडस्ट्री, तो इतना उसके पास उस टाइम पे पैसा ही नहीं था, पैसा भी नहीं था, साथ में बाजार भी नहीं था। मतलब अगर चलो आपके पास पैसा, किसी के पास छोटा मोटा व्यापार करने के लिए था भी, छोटी मोटी इंडस्ट्री के लिए था भी, लेकिन कोई बाजार नहीं था, कोई खरीदार नहीं था, कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि लेने वाले के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना, तभी वो मतलब ट्रेड तो आप तभी कर पाओगे ना जब दोनों पार्टीज के पास में, उसके पास इंडस्ट्री को लगाने के लिए पैसा चाहिए और दूसरे को ट्रेड करने के लिए चाहिए, तो पैसा नहीं था। इसके लिए फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ये भूमिका निभानी पड़ी, गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा कि भाई चलो ठीक है, हम एज अ सर्विस काम करेंगे। तब फिर औद्योगिक नीति 1956, डेट याद रखना, ये ज़रूरी डेट्स हैं तो इनको आप अंडरलाइन, अदरवाइज ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, मैं इनका PDF दे दूंगी, आप डाउनलोड कर लेना। तो औद्योगिक नीति 1956 यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। मतलब बेसिकली अगर हम एक ऊपर से थोड़ा सा उठाएं तो हम ये बोलेंगे, इस पूरे का कंक्लूजन ये निकलता है कि जब पब्लिक के पास पैसा नहीं था तो ये गवर्नमेंट ने ये बोला कि ठीक है चलो अब हम बीच में आते हैं, और सरकार ने कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप की। अब इनको क्या है, 3 वर्गों में बांटा गया, यानी 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया। उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो कौन सी थी, प्रथम वर्ग में वे 17 उद्योग, ये आप याद रखना 17 उद्योग यानी इंडस्ट्रीज शामिल थे जिन पर सरकार का स्वामित्व था, मतलब ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओनली। ये कुछ सेक्टर्स थे जिनको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा। जैसे जो आर्मी में गन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, उनको कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता था, उनको सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा।
ऐसे ही ऑटोमिक एनर्जी की बात करें हम, या फिर ऑयल की बात करें, रेलवेज की बात करें, तो इनको सरकार ने अपने हाथ में रखा। पहले जो प्रथम वर्ग था, मतलब जो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी में किसको रखा गया, 17 उद्योग थे। पूरे 17 के में से मैंने कुछ मेन एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप वो देख लेना, ठीक है। पहले में, सेकंड वाले में, दूसरे वर्ग में वे 12 उद्योग शामिल थे जिन पर निजी व सार्वजनिक यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर ने मिलकर काम करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आप अपना काम करो, बट पब्लिक पे भरोसा बनाने के लिए गवर्नमेंट भी काम करेगी, उस पर गवर्नमेंट का भी अहम भूमिका रहेगी। बट इस पे जो मेन जो कमांड थी वो किसके हाथ में थी, गवर्नमेंट के हाथ में थी, सरकार के हाथ में थी। क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जिन प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, पब्लिक उन पर जल्दी विश्वास करती है। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स या फिर फर्टिलाइजर्स। उसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी है उसमें यानी तृतीय वर्ग में उन सभी उद्योगों को शामिल किया गया था जो प्रथम और द्वितीय से जो बच गए थे ना, वो सारी इंडस्ट्रीज को इसमें डाल दिया गया कि, और ये किसको दे दिया गया, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया गया। मैं एक बार और थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरीज में 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया, यानी 17 उद्योग को रखा गया जिसमें केवल सरकार का स्वामित्व था, जो किसके द्वारा ओन थी, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे गन्स की बात करें, ऑटोमिक एनर्जीज की बात करें, ऑयल की बात करें, रेलवेज की बात करें, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आया। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो थी, 12 ऐसे इंडस्ट्रीज थी जिन इसमें शामिल किया गया जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स मिलके काम करेंगे। बट जो अहम भूमिका यानी मेन जो कमांड रहेगी वो किसके पास में रहेगी, गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। उसके बाद में इन दोनों से जो बच जाएंगे जितने भी होंगी, है ना, वो सारे किस में जाएंगे, वो थर्ड वाला जो सेक्टर है उसमें जाएंगे, तृतीय वर्ग में जाएंगे। और ये पूरे तरीके से किसके हाथ पे था, निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया गया था कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपना बिजनेस करना चाहते हैं। बट इसमें एक चीज है, आप लोग लिख लीजिए कि इसमें मेन चीज ये थी कि आपको गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि आपको अपने इंडस्ट्री को रजिस्टर कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। इसके बाद में इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है कि आप सब इसके बारे में जानते हो। 1950 में यानी 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग की अधिक भूमिका थी। अब इंडिया की जो हमारी कंट्री की, हमारे भारतवर्ष की जो इकोनॉमिक, अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमी की, तो उसमें जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज थी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब बहुत अहम भूमिका निभाई है, बहुत अहम रोल था। अब इस पे मैं आपको बताऊं तो एक कंफ्यूजन था यहाँ पे थोड़ा सा, कि मतलब बुक में कंफ्यूजन नहीं था, बच्चों को कंफ्यूजन देते हैं कि छोटे इंडस्ट्री में कितना अमाउंट तक का बिजनेस, मतलब इंडस्ट्री हो तो उसे हम छोटा या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल सकते हैं। तो 5 लाख तक का निवेश अगर किसी 5 लाख तक की अमाउंट लगा के किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट किया जा रहा है, उससे ऊपर नहीं, तो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाता है। पर अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आज 1 करोड़ से नीचे का अगर बिजनेस होता है तो उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है या लघु उद्योग कहा जाता है, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 5 लाख तक का अमाउंट लगाकर, 5 लाख तक की पूंजी लगाकर अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाए, किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट किया जा रहा था, तो उसको लघु उद्योग कहा जाता था। अब अगर हम लघु उद्योग की भूमिका यानी रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। पहला पॉइंट दिया गया है श्रम प्रधान तकनीकी, लेबर इंटेंसिव। क्या है मतलब, ये आप जानते होंगे, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ मैंने शॉर्ट में, क्योंकि ये हम नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई बुक तो पढ़ नहीं रहे हैं। मशीन कम, श्रमिक ज़्यादा काम करें। क्या हो रहा था अब तक, अगर हमारे यहाँ ब्रिटिश
सरकार का जब हमारे वहाँ पे मतलब वो हमारे पास ऊपर शासन कर रही थी, उस टाइम पे क्या था, उसने बड़ी बड़ी मशीन लगा रखी थी जिसमें हम लोग के मतलब ज़्यादा लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं होती थी, तो इसलिए क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया, उस टाइम पे इन्होंने बोला कि नहीं, मशीन से ज़्यादा काम मत करवाओ, लेबर से ज़्यादा काम करवाओ। अगर आप लेबर से ज़्यादा काम करवाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट होता है, आपके यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा काम मिलता है। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, जब आप जहाँ पे एक मशीन काम कर सकती है वहाँ पे कम से कम 200-250 लोगों को अगर मशीन को हटा दिया जाए तो वही काम कम से कम 200-250 लोग करेंगे, ठीक है, तो सबको काम मिल जाएगा इसके हिसाब से। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकेंड पॉइंट है आय का समान वितरण, यानी प्रमोट इक्विटी। छोटे छोटे देखो अब क्या है, हर एक गांव में एक इंडस्ट्री है, तो गांव वाले काम करेंगे, गांव वाले हर गांव में होने लगा, तो उससे क्या हुआ, सबको पैसा कमाने का एक जरिया पता चला, है ना। तो इस वजह से क्या है, आय का जो वितरण था वो समान था, मतलब सब लोगों को किसी को कोई काम आता है तो वो इंडस्ट्री में कुछ काम कर रहा है, किसी को कुछ और आता है तो वो काम कर रहा है, वही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे उद्योग हर गांव में होने लगा, तो उससे सभी लोग काम करके पैसा कमाने लगे तथा लाभ का वितरण होने लगा, प्रॉफिट सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। पॉइंट नंबर 3 है इसमें, अधिक रोजगार सृजन, जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल वो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा वही है ये कि मशीन का अगर कम यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रहा है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ज्यादा रोजगार लोगों को मिल पा रहा है। उसके बाद में कम पूंजी, आप जानते ही हैं कि अगर स्मॉल स्केल के बिजनेस होते हैं तो उसमें उतना ज्यादा पैसा नहीं लगता, और अगर कम पैसे की जरूरत होती है यानी कम पूंजी की जरूरत होती है तो उस व्यापार को चलाना मतलब स्टैब्लिश करना आसान होता है। उसके बाद में एक और लास्ट पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 5, बड़ी फर्मों से, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, आप छोटे स्केल के जो बिजनेसेस थे वो क्या है, वो प्रतिस्पर्धा यानी compete नहीं कर पा रहे थे किसको, बड़ी जो फर्म्स थी उनके साथ, तो इसके लिए क्या हुआ, उनको कुछ कंपनसेशन दिया जाने लगा। कौन रियायतें बोला जाता है कंपनसेशन को हिंदी में, कंपनसेशन नहीं, एक्चुअली इसको कंसेशन बोलेंगे। कंसेशन दिया गया, जैसे कम उत्पाद शुल्क, यानी जो एक्सरसाइज ड्यूटी थी वो लघु उद्योगों पर बहुत कम लगाई जाती थी। ऐसे बिजनेसेस को जो कि 5 लाख से नीचे के अमाउंट से हुआ करते थे, यानी जो स्मॉल स्केल बिजनेस हुआ करते थे, उन पर जो बैंक लोन था उसकी जो इंटरेस्ट थी वो बहुत कम हुआ करती थी, बजाय कि जो बड़े स्केल के बिजनेस होते थे उनसे। ठीक है, होप आपको ये सेकेंड चैप्टर समझ आया होगा। आप लोग वीडियो स्किप करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हिंदी वाले बच्चों को भी प्रॉपर कंटेंट मिल पाए और इंग्लिश में भी मैं, क्योंकि देखिए मैंने जगह जगह पर हमेशा जो चीज़ मुझे लगा कि बहुत टफ है वो मैंने हिंदी मतलब ब्रैकेट्स में करके इंग्लिश में लिखी हुई है। और इतनी उम्मीद तो मैं आपसे करती हूँ कि अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप 12th में हैं, तो इतना तो आप लोग है ना मतलब समझ ही लेंगे यार कि अगर इंग्लिश का आप इतना तो कर ही लेंगे कि मैं समझा रही हूँ, साथ में मैंने लिखा हुआ है, तो आई होप कि इतना आप समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग को नोट्स मिल गए हैं जो आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे नोट्स के लिए। होप कि आपको काम पसंद आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। मुझे आप लोग लाइक नहीं करोगे मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है ना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।